अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिज़िक्स बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जो है बेटे हमने वो स्टार्ट किया था, सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स। इस चैप्टर के पहले टॉपिक में हमने जो है बेटे सॉलिड जो हैं उनको कंप्लीट किया था। मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के हमने सॉलिड्स को 3 मेन क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस और एंड पे आपके पास क्या आए थे, पॉलीमर्स आ गए थे। ठीक है, तीनों टाइप्स थी। और आपके पेपर में बेटे अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। मैंने आपको उनके डिफरेंसेस जो हैं बेटे वो मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए, और हम उनके डिफरेंसेस जो है अच्छी तरह देख भी लेते हैं और कर भी लेते हैं, ताकि अगर आपके पेपर में आए तो आपको जो है बेटे कन्फ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो लिखे हैं, आप लोग मेरे साथ साथ जो है इसको नोट करते जाओ अपनी अपनी कॉपीज़ पे। ऐसे ही आप लोग मार्जिन लाइन रजिस्टर में ऐसी 2 कॉलम्स बना लो, एक पे आप लोग लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स, और एक साइड पे बेटे आप लोग लिख लें एमॉर्फस पॉलीमर्स या एमॉर्फस सॉलिड्स। आपके पेपर में अक्सर इनमें जो है डिफरेंसेस आते हैं, इसलिए मैं आपको इनको राइट करवा रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे इनको उतार लें। ये हैं इनके डिफरेंसेस। क्या है इनके डिफरेंसेस, आपने ये करने हैं। नंबर 1 डिफरेंस है क्रिस्टलाइन में और एमॉर्फस में क्या क्या डिफरेंस है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला डिफरेंस क्या है, इन क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स देयर इज़ ऑर्डर्ड इन स्ट्रक्चर। उनका जो ऑर्डर है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि उनके ऑर्डर में एक सीक्वेंस नज़र आता है, जो उनकी अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, वहाँ पे क्या है कि जो उनकी एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है बेटे वो क्या है, उनका एक पैटर्न होता है, एक रेगुलर होते हैं। तो हम उसको क्या कर लेंगे, दे हैव ऑर्डर स्ट्रक्चर, वाइल इन केस ऑफ एमॉर्फस दे डू नॉट हैव ऑर्डर स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोग ये राइट कर लेंगे STRUCTURE, यहाँ पे आर मेरा मिस हो गया, आर यहाँ पे आप राइट कर लें। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, दे हैव ऑर्डर स्ट्रक्चर एंड दे डू नॉट हैव ऑर्डर स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं सेकंड डिफरेंस की तरफ। सेकंड डिफरेंस क्या है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं बेटे उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एमॉर्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प नहीं होता, लो होता है। दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो डेफिनेट होती है, लेकिन यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन बेटे होती ही नहीं है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस आता है, दे आर एनिसोट्रॉफिक, ठीक है, और दे आर आइसोट्रॉफिक। तो आइसोट्रॉफिक और एनिसोट्रॉफिक में फ़र्क क्या है, मैंने वो भी नीचे आपको मेंशन कर दिया है कि दे हैव यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, वेयर एज आइसोट्रॉफिक क्या होते हैं, ये वो सॉलिड्स होते हैं दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में आप देख लेंगे जब सेम प्रॉपर्टीज़ हों तो उस तरह के मटेरियल्स को या सब्सटेंस को या उस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोट्रॉफिक कहते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डायरेक्शन में शो हों तो उस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एन आइसोट्रॉफिक। तो अगर क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स की या क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की जाए तो बेटे आप लोग मेंशन करोगे यहाँ पे दे आर एनिसोट्रॉफिक, ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक कह लेंगे इसको, और यहाँ पे क्या है, दे आर आइसोट्रॉपिक। ओके, ये एन आइसोट्रॉपिक है और ये क्या है, आइसोट्रॉपिक है। नेक्स्ट डिफरेंस आपके पास आता है, दे हैव कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वेंडरवॉल बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं बेटे वो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, वेंडरवॉल और मेटालिक बॉन्ड भी बनाते हैं। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो हैं दे ओनली पोजेस कोवलेंट बॉन्ड या दे ओनली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड जो हैं बनेंगे, और यहाँ पे आपके पास तमाम के तमाम बॉन्ड जो हैं बनेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस आपका आता है, दे आर यूनिफॉर्मली पैक्ड, यानी कि इनकी जो अरेंजमेंट है वो यूनिफॉर्म है, रेगुलर है। उस तरह की जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट कहते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे अगर आप एमॉर्फस में आओगे तो दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्मली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। इनके मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि यहाँ पे कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नज़र नहीं आती। दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म पैक्ड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ अगर हम जाएंगे बेटे, आगे आपका आ जाएगा, दे आर ओपेक
और ट्रांसपेरेंट। ये ओपेक भी हो सकते हैं और ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं। जबकि इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड अगर आप लोग देखोगे तो दे आर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, दे आर ओनली ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट आपका आता है दे आर हाई श्रिंकेज, ठीक है, उनकी श्रिंकेज जो है वो हाई होती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड की श्रिंकेज जो है वो क्या होती है, लो होती है। नेक्स्ट हम आते हैं दे हैव गुड केमिकल रेजिस्टेंस, उनकी केमिकल रेजिस्टेंस जो है बेटे अच्छी होती है, गुड होती है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड की केमिकल रेजिस्टेंस जो है डैट इज़ पुअर, इसकी केमिकल रेजिस्टेंस पुअर होती है। और जब क्रिस्टलाइन की हम बात करेंगे दे हैव गुड केमिकल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट डिफरेंस आपका आएगा दे हैव हाई एनर्जी, उनकी एनर्जी जो है बेटे डैट इज़ हाई, और जबकि एमॉर्फस सॉलिड की एनर्जी जो है डैट इज़ लो। नेक्स्ट आपका आएगा दे हैव लो गैस परमिबिलिटी, इनकी जो गैस परमिबिलिटी है वो क्या होगी, वो लो होगी। किसकी बेटे हम बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, इनकी गैस परमिबिलिटी जो है वो क्या है, लो होती है। जबकि यहाँ पे अगर आप लोग देखो एमॉर्फस में तो वहाँ पे क्या है, उनकी गैस परमिबिलिटी जो है वो हाई होती है। इन द एंड एक और डिफरेंस भी आप राइट कर सकते हैं इनकी एग्जांपल्स, तो एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड की 2 लिख दो आप लोग, डायमंड एंड मेका। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं बेटे, शुगर है, कैल्साइट है, क्वार्ट्स है, जो भी आपको याद आती है आप वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और जब हम लोग एमॉर्फस पॉलीमर की एग्जाम्पल्स देखेंगे तो वहाँ पे आप लोग प्लास्टिक लिख सकते हो, ग्लास लिख सकते हो, फ्यूज सिलिकॉन लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको याद आती है आप वो एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो बेटे ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने पॉइंट्स वाइज जो हैं आपको सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये आप लोग सारे के सारे जो है अपनी नोटबुक्स पे एज इट इज़ जो है वो उतार सकते हैं। कोई भी आपका मिस हो जाता है तो भी आप इसको जो है दोबारा से जो है वो उतार सकते हैं। क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये कौन से थे आपके पास, एमॉर्फस पॉलीमर या एमॉर्फस सॉलिड जो हैं, ये इनके डिफरेंसेस जो हैं मैंने सारे के सारे आपको ओरली भी बता दिए और मैंने आपको रिटन फॉर्म में भी जो है बेटे बता दिए, ताकि आप इनको दे के जो है अपने रजिस्टर पे उतार लें, ठीक है। ये हमारा टॉपिक जो था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 92 पे बेटे आएंगे आप, और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों ने उतार लिया, इसको मैं हम पीछे कर लेती हूँ, ठीक है। देन हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इज़ दैट क्लियर? कंप्लीट हो गया आप सबका। ये आपने एज इट इज़ ही बेटे अपने रजिस्टर पे उतार लो। आपके पेपर में डिफरेंसेस आएंगे, मैंने काफ़ी सारे डिफरेंसेस दिए हैं, तो आपको जितने भी याद रहे 5 आएंगे या 4 आएंगे तो वो आपने जो है रिटन राइट कर देना अपने पेपर्स में। इज़ दैट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है डैट इज टॉपिक नंबर 5.2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सॉलिड की वो पढ़ेंगे हम लोग। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, डीफॉर्मेशन इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड की डीफॉर्मेशन, उनकी शेप का चेंज हो जाना, ठीक है, उसको डीफॉर्मेशन कहते हैं। वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करूँगी। If we hold a soft rubber ball in our hand, then squeeze it, the shape or volume of the ball will change. However, if we stop squeezing the ball and open our hand, the ball will return to its original spherical shape. This has been illustrated schematically in figure 5.1. Similarly, if we hold two ends of a rubber string in our hand and move our hand apart to some extent, the length of the string will increase under the action of applied force exerted by our hand. Greater the applied force, the larger will be the increase in length. Now, on removing the applied force, the string will return to its original length. For this example, it is concluded that deformation, that is change in shape, length or volume, is produced when a body is subjected to some external force. In crystalline solid, atoms are usually arranged in a certain order. These atoms are held about their equilibrium position, which depend on the strength of the interatomic cohesive force between them. Under the influence of the external force, distortion occur in the solid bodies because of the displacement of the atom from their equilibrium position, and the body is said to be in state of stress. After the removal of external force, the atoms return to their equilibrium position and the body regains its original shape, provided that external applied force was not too great. The ability of the body to return to its original shape is called elasticity. Figure 5.2 illustrates deformation
produced in a unit cell of a crystal subjected to an external applied force. टॉपिक जिसकी बेटे मैंने अभी रीडिंग किया, डैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, हमने स्टार्ट किया। उसमें पहली चीज़ जो हमने स्टडी की, जो मैंने इसकी अभी रीडिंग किया, डैट इज़ डीफॉर्मेशन इन सॉलिड। ठीक है, डीफॉर्मेशन मैंने पहले बता दिया था, उसकी फॉर्म का चेंज होना जो है सॉलिड की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ का फॉर्म का चेंज होना, उसकी शेप का चेंज हो जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किस चीज़ की डीफॉर्मेशन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सॉलिड की। सिंपल एग्जाम्पल से जो है ये सिस्टम आपका जो टॉपिक है स्टार्ट हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी रबर का बॉल हो, आप उसको अपने हाथ में रख के स्क्वीज़ करो तो आप देखोगे कि बॉल की जो शेप है और जो उसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग उस बॉल को जो स्क्वीज़ कर रहे थे, आप लोग उसको जो दबा रहे थे, अगर वो स्टॉप कर दो तो बॉल जो है, और अपना हैंड ओपन कर दो तो बॉल जो है उसके अंदर एबिलिटी होगी कि वो वापस अपनी ओरिजिनल जो शेप है उस पर वापस आ जाएगा। ये बात हो रही है रबर बॉल की, नॉट प्लास्टिक बॉल। रबर बॉल की बात है कि जब उसकी शेप को मैंने चेंज किया प्रेशर अप्लाई करके, और जब मैंने प्रेशर ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया, तो बॉल जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कोई भी रबर स्ट्रिंग हो और उसके दो एंड्स आप अपने अपने हैंड में पकड़ो, और दोनों हैंड्स, यानी कि मेरे पास कोई भी रबर स्ट्रिंग है, मैंने सपोज पकड़ लिया और उसको मैं स्ट्रेच करके अपार्ट, यानी कि एक दूसरे से दूर लेगी दोनों एंड्स को। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने हैंड छोड़ दिए। रबर बैंड जो था, जो मेरे पास रबर स्ट्रिंग था, उसके अंदर एबिलिटी है कि जब मैंने उसको छोड़ा तो वो वापस अपनी जगह पे जो है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ये जो दोनों मैंने आपको एग्जांपल्स दी बेटे, ये दोनों एग्जांपल किसकी थी, ये थी डीफॉर्मेशन की एग्जांपल्स। यानी कि जब हमने बॉल के ऊपर और जब हमने रबर के ऊपर, रबर स्ट्रिंग और जो आपका रबर का बॉल था उसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की, तो उसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई। डीफॉर्मेशन क्या थी कि डीफॉर्मेशन में उसकी शेप चेंज होगी, उसकी लेंथ चेंज होगी और उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया। और जब हमने वो एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई की हुई थी, वो फोर्स हमने रिमूव की, तो उनके अंदर एबिलिटी हुई कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटे, वो एक आपको पता है कि अभी हमने पढ़े हैं कि उनका एक ऑर्डर है। ठीक है, उनकी जो पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ठीक है, और ये सारी उनका जो ऑर्डर है, जो उनकी पोजीशन है, ये सब किस चीज़ पे डिपेंड करी होती हैं, ये जो एटम्स के दरमियान में कोहेसिव फोर्स होती है बेटे, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। और जब आप किसी भी रबर को, किसी भी जो मैंने एग्जांपल्स अभी बताई, हमने रबर स्ट्रिंग की और जो रबर उसके बॉल की, अगर हम यहाँ पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर डीफॉर्मेशन आएगी। डीफॉर्मेशन में उसका शेप, उसकी लेंथ और उसका वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन जब मैं एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सॉलिड्स की एबिलिटी है कि वो वापस अपनी शेप पे वापस आ जाते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स ख़त्म कर दी जाए, रिमूव कर दी जाए। तो इस तरह की जो एबिलिटी है उनकी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज़ नोन एज इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं उसको, इलास्टिसिटी कहते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। यानी कि जब मैंने फोर्स अप्लाई की तो बेटे उसकी शेप चेंज होगी। ठीक है, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, लेंथ भी चेंज होगी। रबर को जब हमने स्ट्रेच किया था तो उसकी लेंथ चेंज हो गई थी ना, लेकिन जब आपने क्या किया, जब फोर्स आपने रिमूव की तो वापस आ गई। तो इस एबिलिटी को, जो कि कोई भी सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल हालत पे वापस आ जाता है, उस एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, डैट एबिलिटी इज़ नोन एज इलास्टिसिटी। और यहाँ पे आपकी डायग्राम भी जो है, अगर हम यहाँ पे देखें बेटे, ए बी हमें दी हुई है। यहाँ पे ये क्या है, ये आपको एक रबर बॉल दिया हुआ है। रबर बॉल को जब आप लोगों ने अपने हाथ पे रखा और इसको स्क्वीज़ किया, स्क्वीज़ का मतलब, स्क्वीज़ जब किया तो इसका मतलब है कि बॉल के हर तरफ इक्वल फोर्स आप लोग अप्लाई कर रहे हो। जब आप इक्वल फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉल जो है वो सारा, उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। लेकिन जब आप लोग फोर्स को रिमूव करोगे तो बॉल जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। देखो सी जो है ए जैसी शेप में आ गया।
अब जो है, अब बॉल के अंदर बेसिकली फिनोमेना क्या होता है वो भी आपको सारा का सारा जो है डायग्राम से जो है वो शो किया। नंबर 1 में क्या हुआ है कि देखो इसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्डर था, एक पैटर्न था, ये पूरा जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एक पैटर्न से सारे एटम जो हैं वो अरेंज हुए हैं। लेकिन जब आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, स्ट्रेच आपने लगाया, तो ये एटम्स की जो शेप है बेटे वो चेंज होगी, ठीक है। कभी वो आउटवर्ड पहले मूव किए, फिर वो इनवर्ड मूव किए, ठीक है। लेकिन जब आपने फोर्स रिमूव कर दी तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे चले गए। तो इस पूरी एबिलिटी को जब वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस चले जाएं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। आपने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन याद करनी है, और इसकी जो 2 एग्जांपल्स हमने की हैं, एक रबर स्ट्रिंग वाली और एक कौन सी, सॉफ्ट बॉल वाली, वो दोनों एग्जांपल्स आपने करनी है। इसके अलावा आपने बताना है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि जितनी इनकी इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस जो हैं, जितनी ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उतना इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इनको हटाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा टॉपिक क्या हमने पढ़ लिया डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप लोग आओ, पेज नंबर 93। टॉपिक आपका है 5.3 स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग मॉडुलस हम पढ़ेंगे। The result of mechanical tests are usually expressed in terms of stress, strain, which are defined in terms of applied force and deformation. Stress, strain and Young's modulus जो है वो हमने स्टार्ट करना है। ये जितनी तीनों चीज़ें हैं बेटे, जब हमने अभी जो मैंने आपको पूरा हमने डीफॉर्मेशन जो पढ़ी ना इन सॉलिड, तो डीफॉर्मेशन को और जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स से शेप या फॉर्म चेंज होती है, तो अप्लाइड फोर्स और डीफॉर्मेशन को हम 2 टर्म्स में जो है डिफाइन करते हैं, 2 टर्म्स में इनको एक्सप्रेस करते हैं। कौन कौन सी हैं, वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। पहले हम आएंगे स्ट्रेस की तरफ। व्हाट इज स्ट्रेस, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज in the shape, volume or length of the body. Mathematically it is expressed as stress is equals to force per unit area. The SI unit of force is Newton per square meter, which is given the name Pascal. Stress may change in length, volume and shape. When a stress changes length, it is called tensile stress. When it changes the volume, it is called volume stress, and when it changes the shape, it is called shear stress, ठीक है। हमने क्या अभी पढ़ा, जिसकी मैंने टॉपिक की रीडिंग की, डैट इज स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, कितना एरिया और उस एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस से क्या होगा कि शेप, वॉल्यूम और बॉडी की लेंथ जो है बेटे वो चेंज हो जाएगी। यानी कि इसको कैसे डिफाइन करोगे आप लोग, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, और इस टू चेंज, जिससे शेप, साइज और वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। स्ट्रेस को मैथमेटिकली हम लोग कैसे राइट करते हैं, स्ट्रेस, और इसका साइन कौन सा है, ये वाला साइन है बेटे जो आपकी बुक पे बना हुआ है, ये देखें, दिस इज साइन। और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स फॉर एफ और ए फॉर एरिया। एसआई यूनिट इसका क्या है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको कंबाइनली जब न्यूटन और मीटर को कंबाइन हम पढ़ेंगे तो इसके यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, पैस्कल। पैस्कल को कैसे आप लोग राइट करोगे, एब्रीवेट कैसे करोगे, कैपिटल पी एंड स्मॉल ए। स्ट्रेस को फर्दर हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक होता है आपका वॉल्यूम स्ट्रेस, और एक आपका होता है शीट स्ट्रेस। जब आप कभी किसी भी चीज़ पे स्ट्रेस अप्लाई करो और उसकी लेंथ चेंज हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे। कॉमन एग्जांपल इसकी अभी हमने पढ़ी थी रबर स्ट्रिंग। जब आप रबर को स्ट्रेंथ करते हो तो रबर के अंदर क्या चेंज आता है, उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, ऐसे ही है ना। और जब आप फोर्स छोड़ोगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे चला जाता है। तो इस तरह का स्ट्रेस जिससे किसी भी चीज़ की, किसी भी सब्सटेंस की, सॉलिड की जो लेंथ चेंज होगी, इस तरह के स्ट्रेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसी तरह अगर किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस कहेंगे। और जैसे हमने बॉल की एग्जांपल की थी, उसको आपने अपने हाथ में स्क्वीज किया था तो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया था। और अगर उसकी शेप चेंज होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शेयर स्ट्रेस कहेंगे। इज दैट क्लियर।
और ये आपको नीचे एग्जांपल दी हुई है स्ट्रेन की, वो बाद में मैं आपको करवाती हूँ। नेक्स्ट आपका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा कि हम लोग जो फोर्स और डिफॉर्मेशन है उनको दो टर्म से जो है एक्सप्लेन करेंगे, एक थी स्ट्रेस और एक थी स्ट्रेन। स्ट्रेस हमने पढ़ ली, अब हम आएंगे स्ट्रेन की तरफ। व्हाट इज स्ट्रेन? Strain is a measure of the deformation of a solid when stress is applied to it. In the case of deformation in one dimension, strain is defined as the fractional change in length. If delta L is change in length and delta naught is original length, then strain is given by strain is equals to change in length divided by original length. Since strain is the ratio of length, it is dimensionless and therefore has no unit. If strain is due to tensile stress, it is called tensile strain and it is produced as a result of comprehensive stress and is termed as comprehensive strain. In case when the applied force changes the volume, the change in volume per unit volume is known as volumetric strain as shown in figure. Volumetric strain is equal to delta V over delta V naught. Let y be the distance between two applied forces of the rigid body which are subjected to shear stress. One of its sides slide through the distance delta x and then shear strain is produced which is given by gamma is equal to delta x over r tangent t. मैं आपको भी सारा जो है ड्राइव करके इक्वेशन बेटे समझाऊंगी. However, the small value of delta angle measured in radian is equals to गैमा इज इक्वल्स टू आपका थीटा आ जाएगा. इसको हम सारा अभी करेंगे. हमने क्या पढ़ा अभी, मैंने आपको जो पढ़ाया डैट इज स्ट्रेन. व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या है? ये एबिलिटी है, ये एक मेजरमेंट है कि किसी भी सॉलिड में किस तरह की डिफॉर्मेशन, जब किसी सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो उसकी जो मेजर होगा, जो स्ट्रेस का हम मेजर करेंगे स्ट्रेस को, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेन कह देंगे. मैंने क्या कहा? स्ट्रेन मेजरमेंट है किसकी? डिफॉर्मेशन की. जब किसी भी सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाइड किया जाए तो उसकी जो मेजरमेंट होगी डिफॉर्मेशन की, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेन कहेंगे. स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड. जब उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो उसकी डिफॉर्मेशन, जो उसकी जो शेप चेंज हुई है, उसकी मेजरमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेन कहेंगे. और आपको पता है कि डिफॉर्मेशन जो है अगर वन डायमेंशन में प्रोड्यूस हो रही हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ शेप, आपकी लेंथ, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको रबर की स्ट्रिंग की. रबर स्ट्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हो तो उसकी लेंथ चेंज होती है. अगर हम वो एग्जांपल देखें तो जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेल्टा, ये एल नॉट से राइट करेंगे. और जो उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है बेटे, उसको हम किससे करेंगे? राइट, डेल्टा एल से. डेल्टा एल मीन होता है चेंज इन लेंथ. तो स्ट्रेन को हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे? स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ है. एल नॉट क्या है? ओरिजिनल लेंथ है. और ये स्ट्रेन का साइन क्या है बेटे? ये वाला सिंबल है, क्योंकि ये रेशो है दो लेंथ्स के दरमियान में और ये डायमेंशनल लेस है, इसलिए स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता. स्ट्रेन को भी फर्दर हमने तीन जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया. एक आपकी होती है टेंसाइल स्ट्रेन, एक आपकी होती है कंप्रीहेंसिव स्ट्रेन और एक आपकी होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सबसे पहले हम आते हैं टेंसाइल स्ट्रेन की तरफ. टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है? अगर स्ट्रेन जो है टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे. ठीक है. अगर आपका जो स्ट्रेन है वो कंप्रीहेंसिव जो है, कंप्रेसिव स्ट्रेन की वजह से, या हम डिफाइन कर रहे हैं कंप्रीहेंसिव स्ट्रेन को. अगर आपके किसी भी सब्सटेंस में स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, अगर आपने किसी भी चीज़ को कंप्रेस किया और उस स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन आएगी, उस स्ट्रेन को हम लोग क्या कहेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट स्ट्रेन आपके पास आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अगर किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई आप करो और उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो जो चेंज आएगा वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे? उसको हम लोग कह लेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. और उसको जो है हम कैसे राइट करेंगे? डेल्टा वी ओवर वी नॉट. डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है, और वी नॉट क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम है. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास एक और छोटी सी क्वेश्चन दी हुई है जो कि मैं आपको राइट करके बेटे बताती हूँ ताकि आपको फर्दर इसके अंदर क्लैरिटी आए.
लेट्स स्टार्ट। हमने अभी क्या किया, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई। मैंने आपको पहले हमने पढ़ा स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस यहाँ पे लिखो STRESS, स्ट्रेस, ठीक है। ये स्ट्रेस था हमारा, क्लियर हो गया। स्ट्रेस को मैंने आपको बताया था कि हम इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दिस इज स्ट्रेस। स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स क्या है? कैपिटल F, और एरिया क्या है? कैपिटल AD, ठीक है। और आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। जब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर आके -2 हो जाएगा। न्यूटन और मीटर को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? पैस्कल कहते हैं। ये हो गया स्ट्रेस। अब हम आते हैं स्ट्रेन की तरफ। यहाँ पे लिखे हैं आप लोग स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है यानी कि इसका जो साइन है डैट, ये ऐसा साइन है स्ट्रेन का। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ को हम कैसे राइट करते हैं बेटे? डेल्टा एल। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और जो आपकी ओरिजिनल लेंथ होती है उसको हम क्या करते हैं? इस साइन से रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्योंकि ये रेशो है दो लेंथ्स के दरमियान में, डायमेंशनल लेस है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेस को भी हमने आगे 3 पार्ट्स में 3 उसकी टाइप्स बता दी थी। एक मैंने आपको कहा था टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, एक कौन सा होता है? वॉल्यूम स्ट्रेस होता है, और एक कौन सा होता है? शीट स्ट्रेस होता है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेन को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक हमने कहा था टेंसाइल स्ट्रेन, एक को मैंने कहा था कंप्रेसिव स्ट्रेन, और एक जो है मैंने इन द एंड हमने स्ट्रेन की कौन सी टाइप बताई थी बेटे? मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो होती है जिसमें कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करने से वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा हो तो उसको आप कैसे डिफाइन कर दोगे? आप यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कर लेंगे? डेल्टा V डिवाइडेड बाय V0। ये क्या हो गया? ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। इन द एंड हमने क्या सपोज किया कि आपके पास कोई भी बॉडी आपने सपोज करना है। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। कोई भी सॉलिड बॉडी लो आप। यहाँ पे हम कोई भी सॉलिड बॉडी लेंगे। लेट सपोज यहाँ पे आप करो A, इसको हम सपोज करते हैं। यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करें एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल F, ठीक है। अब जो इसका एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा बेटे? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेल्टा X। ये चीज़ जो आपकी आएगी दिस इज नोन एज Y, और ये जो आपका एंगल बनेगा दैट इज नोन एज थीटा, ठीक है। ये आपकी शेप बनेगी। हमने क्या करना है? लेट y बी द डिस्टेंस। y, ये जो y है ये क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन 2 ऑपोजिट फेसेस। ये पूरी रिजिड बॉडी है, इसके 2 फेसेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू कैपिटल Y, और जिसको हम लोगों ने क्या करना है? ये हम डिफाइन कर रहे हैं अपने शीयर स्ट्रेस को। शीयर स्ट्रेस मैंने क्या बताया था कि अगर आपकी सॉलिड की शेप चेंज हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शीयर स्ट्रेस करेंगे। जब हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, इसकी शेप चेंज हुई, ठीक है, और इसने क्या किया कि इसका फेस जो है वो स्लाइड हुआ, तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया? डेल्टा X प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो शीयर स्ट्रेन जो इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटे? इसको इस साइन से आप रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा X डिवाइडेड बाय V टेंजेंट थीटा। ये आप जो है इसके लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे। और अगर आपके थीटा की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल होती है तो फिर हम टेंजेंट थीटा को किसके इक्वल ले लेते हैं? अप्रॉक्सीमेटली इसको थीटा के इक्वल कर लेंगे, और गैमा हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू थीटा। इज दैट क्लियर? ये कब है आपकी? जब आपकी वैल्यू एंगल की बहुत स्मॉल हो, ठीक है। तो ये हमने आज के टॉपिक में बेटे क्या कवर कर लिया? हमने आज के टॉपिक में सिंपल, मैंने आपको भी बल्कि एक और चीज़ रहती है उसको भी हम इसी टॉपिक के साथ ही कवर करते हैं, डैट इज़ यंग मॉडुलस, ठीक है। ये रहने देती हूँ, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपको इसको कंप्लीट करवाऊंगी। आज के टॉपिक में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया बेटे? मैंने आपको बताए डिफरेंसेस। हमने जो हैं डिफरेंसेस कंप्लीट किए, किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में, एमॉर्फस सॉलिड में। मैंने सारे आपको जो है रिटन फॉर्म में सारे बता दिए। आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लो। मैंने सारे आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। उसके बाद हमने पढ़ी डिफॉर्मेशन इन सॉलिड। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या था कि उसकी जो शेप है, वॉल्यूम है, लेंथ है, वो क्या होगी? चेंज होगी, और उसके अंदर एबिलिटी होगी कि जब एक्सटर्नल फोर्स आप लोग रिमूव करोगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, और इस एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको 3 फर्दर हमने नई चीज़ें यहाँ स्टार्ट की। एक हमने पढ़ा स्ट्रेस,
फिर हमने पढ़ा स्ट्रेन और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है बेटे वो कंप्लीट किया। आज के टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको यंग मॉडुलस जो है वो करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।